वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश कोर का एक और पेपर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर नंबर 6 होने वाला है, जिसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये सभी पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो आज की इस वीडियो में अगर हम इंग्लिश कोर की बात करें, इंग्लिश कोर है, ये इलेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना आप सभी को। 3 घंटे आपके पास होते हैं करने के लिए पेपर को, एंड 80 नंबर का ये इंग्लिश का पेपर हो। जो पेपर है पूरा वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। सेक्शन ए जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपका पूरा जो 3 तरह के पैसेज आपसे इस तरह इसको सेक्शन में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाले क्वेश्चन रहेंगे। एंड सेक्शन सी के अंदर आपका लिटरेचर रहेगा। तो ये 3 सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए की तरफ, सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसमें जो है ये आपका 10 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पैसेज पे आपको आना है एंड एक बार इस पे नजर मारनी है। जो भी नाम दिखे आपको, डेटा दिखे, उसके उस पे एक बार जरूर नजर मारते हुए आपको क्वेश्चंस पे आने हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। एंड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे एंड ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जिनका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन के अंदर देना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप इस टॉपिक को देखा, आपने नजर एक मारा है, तो इसके अगर मेन हेडिंग की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो है पूरे पैसेज के अंदर बात की गई है। एंड यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए, जैसे प्रमोटिंग मेल एजुकेशन, ये हो ही नहीं सकता, मेल की बात की गई है। एनकरेजिंग चाइल्ड लेबर, ये भी नहीं हो सकता। प्रोटेक्टिंग गर्ल चाइल्ड राइट्स या एडवोकेटिंग फॉर अडल्ट जो है लिटरेसी। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। इसका आंसर आप पैसेज में जाएंगे एंड ढूंढेंगे इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। पहले ही पैराग्राफ में आएंगे। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर is a government initiative in India aimed to addressing the decline child sex ratio and promoting the education of girls। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसी लाइंस में हमें पता चल रहा है कि गर्ल्स की जो है राइट्स की बात हो रही है। यहाँ पे प्रोटेक्टिंग गर्ल्स चाइल्ड राइट्स, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च। ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो है ये कब लागू किया गया, कब लॉन्च किया गया, आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च इन 2015। यहाँ पे बताया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। एंड अगर हम देखें ऑप्शंस में इसका, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए 2015, 2010, 2005 एंड 2020। इसका राइट आंसर हमने देखा 2015। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट डज द इनिशिएटिव एम टू एड्रेस। अभी हमने पढ़ाई था इसे कि व्हाट डज द इनिशिएटिव एम टू एड्रेस, यानी जो है इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसके उद्देश्य क्या संबोधित करना है, क्या क्या एड्रेस करना है। तो आगे चलते हैं हम पैसेज की तरफ एंड इसके अंदर ढूंढते हैं। मैंने ये पढ़ा भी था अभी। इंडिया एम टू एड्रेसिंग द डिक्लाइन चाइल्ड रेशियो, यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये है। एंड इसका राइट आंसर भी यही आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं इसमें है क्या। डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो, डिक्लाइन मेल पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर या प्रमोटिंग जेंडर बेस्ड जो है बियास। तो यहाँ पे देखिए हम ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्लाइन चाइल्ड रेशियो सेक्स रेशियो। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है, व्हाट एडवर्स प्रैक्टिस डज द इनिशिएटिव सीक टू डिस्करेज। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 की अगर हम देखें व्हाट एडवर्स प्रैक्टिस डज द इनिशिएटिव सीक टू डिस्करेज, यहाँ पे किया गया है प्रतिकूल प्रथाओं को जो है यहाँ पे बोला गया है। आइए एक बार पैसेज के अंदर इसको देखते हैं हम। व्हाट एडवर्स प्रैक्टिस डज द इनिशिएटिव सीक टू डिस्करेज, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फीमेल एजुकेशन, मेल एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर या फीमेल जो है फेटिसाइड एंड जो है इन्फेनिसाइड। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार जाके इसके अंदर हमें आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, एक बार देख लेते हैं। The campaign recognized the importance of protecting the girl child from sex selective practice and जो है advocating for her right to education। अगर हम देखें ये दिया हुआ है। एंड इसका अगर हम देखें यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी क्या क्या चीज होती है जिससे जो है जो सेक्स रेशियो एक तरह से वो जो है बढ़ता है। यहाँ पे यही पूछा गया, व्हाट एडवर्स प्रैक्टिस डज द इनिशिएटिव सीक टू डिस्करेज।
यानी कौन-कौन सी जो प्रथाएँ जो है आपको बताना है, जो चलती है, जिसके कारण ये होता है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा फीमेल फर्टिसाइड एंड जो है इनफैंटिसाइड, ये आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस तरह से जो है, यानी भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिशु हत्या, बचपन में ही चाइल्ड डेथ, आप एक तरह से जो है शिशु हत्या इसके अंदर आएगा। ऑप्शन जो इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसके अंदर पैसेज के अंदर जाएँगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द प्राइमरी फोकस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एडवर्स जो है लिखा हुआ है, जैसे फीमेल फर्टिसाइड्स एंड जो है इनफैंटिसाइड, ये लिखा हुआ है राइट आंसर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फोकस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, एनकरेजिंग चाइल्ड लेबर, प्रोमोटिंग जेंडर बियास, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फीमेल जो है फर्टिसाइड, या डिस्करेजिंग मेल एजुकेशन। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, अभी हमने पढ़ा था, ये आपका जो है पूछा गया है, बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ, उसका फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है वो पूछा गया है। तो अगर हम देखें उसका प्राइमरी फोकस क्या है, सभी को क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी जागरूकता पैदा करना है फीमेल फर्टिसाइड्स के ऊपर। यानी जो फीमेल्स में जो है भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या आपने सुना होगा, जो पेट के अंदर ही जो है बच्ची को मार दिया जाता है, तो वो उसकी जो है लेकर अवेयरनेस क्रिएटिंग बोला गया है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो प्राइमरी फोकस क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फीमेल फर्टिसाइड, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द इनिशिएटिव एम्फसाइजेस टू ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे बोला गया है। तो अगर हम देखें लाइव्स ऑफ गर्ल्स यहाँ पे बोला गया है, एंड क्वेश्चन क्या है, ये जो है, जो व्हाट डज द इनिशिएटिव, ये जो शुरू किया गया इनिशिएटिव लड़कियों के जीवन को बदलने के लिए किस बात पर जोर दिया गया है, इस पे देखें तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, जैसे एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू चाइल्ड लेबर। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो यह एक्सेस टू एजुकेशन होगा, ऑप्शन सी। अगर आप पैसेज में जाएंगे, इसमें एक बार हम जाकर देख लेते हैं कि इनका जो है क्या फोकस किया गया है किसके ऊपर। एक बार इसके अंदर ढूंढते हैं हम, मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, द इनिशिएटिव एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन के थ्रू, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, देखिए एक बार हम, ऑप्शन सी वो इसका राइट आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आगे हम आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम टू चैलेंज इन सोसाइटी। यानी बोला गया जो क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है, उसका समाज में जो है वो क्या चुनौती देना है, ये आपको बताना है। तो द इनिशिएटिव एम्स टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर बियसेस एंड जो है प्रीजुडिसेस। यहाँ पे अगर हम देखें, जो पुरानी एक तरह से सोच है उसको जो है खत्म करना, एक तरह से उसको चुनौती देना है, ये आपका हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन पे आए, बाकी इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं जाकर, पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ जाकर इसका आंसर। हाँ, एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हमें मिल जाए। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम टू चैलेंज इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या चैलेंज करता है ये, अगर हम देखें मैसेज के अंदर, चैलेंज इन सोसाइटी, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है चेंजिंग, बट यहाँ पे लिखा हुआ है चैलेंज के लिए बात की गई है। अगर हम देखें एक बार ऊपर, यही आएगा इसका आंसर, जो है मैंने आपको बताया इसको। जैसे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद अपने आप लिखने होंगे, बाकी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे किया गया है, जैसे यहाँ पे इट कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू जो है चैलेंज एज ओल्ड, जो है यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हमें मिल ही गया। तो ये इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, लास्ट में जो लिखा हुआ आपका पैराग्राफ उसके अंदर है। एंड आगे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आठवें क्वेश्चन के अंदर, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फीमेल फर्टिसाइड एंड जो है इनफेंटिसाइड। तो यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन,
कि जो एक भ्रूण हत्या होती है और जो शिशु हत्या होती है उसके बारे में जो है जागरूकता पैदा करने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया। इन sensitizes communities to the value of every girl child and जो है discourage harmful practice। यहाँ पे जो बोला गया है, समुदाय जो रहते हैं उनको बोला गया है, प्रत्येक समुदाय को जो है बालिका के मूल्य के प्रति जो है संवेदनशील बनाता है और हानिकारक जो प्रथाएं रहती है उससे बचाता है। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ डज द इनिशिएटिव एम्पावर गर्ल्स एंड जो है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पहल शुरू की गई, इनिशिएटिव शुरू किया गया, ठीक है, तो लड़कियों को कैसे सशक्त बनाती है और समाज को में कैसे जो है ये जो कंट्रीब्यूट करती है। तो बाय प्रमोटिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ब्रेकिंग डाउन वेरियस जो हैंडरिंग स्कूलिंग, इट इनेबल्स गर्ल्स टू फुलफिल देयर जो है पोटेंशियल एंड जो है कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। शिक्षा तक की जो पहुंच है उसको बढ़ावा देकर जो है स्कूली शिक्षा में बाधा डालने पर वाली जो बाधाएं है उसको तोड़कर क्या है लड़कियां अपनी क्षमता को पूरा करने और उसमें क्या है योगदान दे रही है बहुत सारी चीजों में। आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका। आगे की तरफ आए, व्हाट इज वन ऑफ द सक्सेस क्राइटेरिया फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की सफलता का एक मानदंड क्या है, मतलब कैसे जो है हम कह सकते हैं कि ये सफल हुआ है। तो चेंजिंग जो है सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी गर्ल्स इज वैल्यूड। जहाँ पे सभी लड़कियों की जो है वैल्यू की जाए और समाज में क्या है शांत, मतलब एक समाज जो है उसको अच्छे दृष्टिकोण से देखे। हमें दिख जाता है कि अगर हम देखें आज के समय तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कहीं-कहीं पर देखेंगे तो वहाँ पे जो है वैल्यू की जाती है। तो ये आपका आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाएँगे। साथ ही साथ एमसीक्यू के साथ-साथ वन वर्ड कह लें आप या वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देने होंगे, आंसर्स देने होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है जो कि आपका 10 नंबर का था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका इसके अंदर आपको पैसेज के अंदर बार-बार आके देख भी लेना है। जो क्वेश्चन है आप खुद से भी ढूँढ सकते हैं पूरा। ठीक है, बाकी मैं आपको ढूँढ-ढूँढ के करा रहा हूँ एंड ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएँगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पैसेज वाला ही है एंड इसके अंदर 8 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे एमसीक्यू और वन लाइनर या वन वर्ड वाले कह सकते हो। और ये आपका डेटाबेस पैसेज होता है। इसके अंदर आपका डेटा दिया रहता है। इससे आपको थोड़ा ढूँढना ईज़ी हो जाता है। एंड आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बार नज़र आप मार सकते हैं पैसेज के ऊपर। यहाँ पे डेट, नाम, इन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए। ठीक है? ताकि आपको ढूँढने में थोड़ा ईज़ी हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसके आंसर देने आपको। एंड यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे जो बोला गया है ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। नॉन जो है असहयोग आंदोलन जो था उसका आपको बताना है ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर हम देखें वायलेंट जो है रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल जो था उसके खिलाफ जो है हिंसक प्रतिरोध। इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, यहाँ पे देखिए नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। एंड यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल अलायंस विद द ब्रिटिश। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके अंदर जाएंगे आप तो इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। क्या इसका राइट आंसर आएगा। एक बार हम चलते पैसेज में, एक बार ढूंढते हैं इसका आंसर। अब ये आपका पैसेज ये है। तो क्या था इसका जो अगर हम देखें इसके अंदर ढूँढते हम। ये देखिए गांधीज़ फर्स्ट मेजर मूवमेंट वाज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 22 तक जो है एम टू रेसिस्टिंग ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। यहाँ पे बोला गया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है अहिंसक प्रतिरोध ये है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट। यहाँ पे बोला गया है जो नमक आपने सुना होगा, नमक यात्रा करी थी इन्होंने, ठीक है। तो नमक जो यात्रा करी थी ने किसका विरोध किया, अगर आप देखेंगे तो नमक मार्च ने किसका विरोध किया आपके सामने वैसे ऑप्शन दिए हुए। ब्रिटिश सॉल्ट जो है मोनोपोली का, ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज का, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का या ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो अगर हम देखिए ऑप्शन दिए हुए आपके। एक बार हम चलते हैं पैसेज के अंदर एंड ढूंढते हैं इसका सॉल्ट मार्च के बारे में। यहाँ पे देखेंगे द सॉल्ट मार्च जो है 1930 में वाज अनदर आइकॉनिक मूवमेंट लीड बाय जो है गांधी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ये इसका राइट आंसर आ गया, ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक बार चलते हम इसमें क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली का। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट्स डिमांड। यहाँ पे अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई है, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में, एंड इसकी मांग क्या थी आपसे पूछा गया, इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल, इमीडिएट जो है विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश यहाँ पे, या कंटिन्यूड जो है कॉलोनियल जो है गवर्नेंस। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कि भारत छोड़ो आंदोलन की मांग क्या थी, ये आपके सामने पूछा गया। एंड यहाँ पे हम पैसेज में जाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। इसके अंदर द क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे 1942 बताया वॉज अ पावरफुल कॉल फॉर ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमीडिएटली। ये आपका राइट आंसर आ गया, यहीं पे हमने पढ़ा और इसी से पता चल गया अंग्रेजों, अगर हम देखें इंडिया छोड़ने की बात हुई थी इमीडिएटली, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इमीडिएट विड्रॉल द ऑफ द ब्रिटिश, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाट मूवमेंट एम्फेसाइज्ड जो है कम्युनल हार्मनी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा आंदोलन जो है सांप्रदायिक जो सद्भाव था उस पर जोर दिया, किस आंदोलन ने, दांडी मार्च ने, क्विट इंडिया मूवमेंट ने, हरिजन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर हम जाकर देखते हैं कम्युनल जो है हार्मनी है उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें किसने दिया ये, आगे चलते ऊपर ढूंढते इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ देखेंगे गांधीज एम्फसाइज ऑन कम्युनल हार्मनी वाज जो है एविडेंट इन द खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट आपका जो है राइट आंसर आएगा, एंड ऑप्शन में दिया हुआ था आपका खिलाफत मूवमेंट, ये देखेंगे ऑप्शन डी, तो वो कुछ इस तरह से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, व्हाट प्रिंसिपल कैरेक्टराइज गांधीज मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है कौन सी चीजें जो है गांधी को कैरेक्टराइज करती है, आपको बताना है। सत्याग्रह हो गया, वायलेंट रेसिस्टेंस हो गया, पॉलिटिकल अलायंस हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। अगर हम देखें गांधी जी के आंदोलन की विशेषता हमें कौन सी सिद्धांत बता रही है, अगर हम देखें तो ये आ जाएगा सत्याग्रह, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी इनका हमेशा देखेंगे तो सत्याग्रह जो भी हुआ इनका सत्य और अहिंसा पे हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप जाएंगे पैसेज के अंदर एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगर हम देखें ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे हिज मूवमेंट्स वर जो है कैरेक्टराइज्ड जो है बाय सत्याग्रह, अ फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस दैट एम्फसाइज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। हमने अभी आपको बताया ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ गांधीज प्रिंसिपल कंटिन्यूज टू इंस्पायर मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस अराउंड द वर्ल्ड। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका छठा, गांधी जी का कौन सा सिद्धांत जो है दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए जो आंदोलन के लिए प्रेरित करता है, पूरी दुनिया भर में जो है फेमस है सोशल जस्टिस के लिए। तो नॉन वायलेंट जो है प्रोटेस्ट, आर्म रेसिस्टेंस, पॉलिटिकल कॉम्प्राइज, ठीक है, कम प्रोमाइज, यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो ये अगर हम देखिए ऑप्शन दिया आपका, एंड यहाँ पे देखेंगे पूरी दुनिया भर में अगर ये फेमस है तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी वो जो प्रोटेस्ट करते हैं वो जिसके अंदर ऐसे भी प्रोटेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो आप तो सरकार का नुकसान कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ठीक है, सरकार की जो भी चीजें हैं, सड़कें हो गया, जो भी चीजें बस जला देना, ये सब एक प्रोटेस्ट होता है। दूसरा रहता है कि आराम से शांति से विरोध करना, तो ये आराम से शांति से विरोध किया करते थे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, इसके लिए ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस थे, एंड इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन विच मूवमेंट डिड गांधी सपोर्ट द डिमांड फॉर द जो है रिस्टोरेशन ऑफ द ऑटोमन जो है कैलिफेट। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में जो है जो आंदोलन जो खलीफा था उसको बहाली की मांग का जो है समर्थन किया था। तो गांधी सपोर्ट द डिमांड इन द खिलाफत मूवमेंट जो है 19 से लेकर 24 तक यहाँ पे बोला गया। अगर हम देखें खिलाफत आंदोलन की बात हुई है इसके अंदर, एंड 1919 से लेकर 24 तक की बात हुई है, यहाँ पे देखेंगे गांधी ये लिखा 1919 से 19 ही सपोर्ट द इंडियन मुस्लिम डिमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द ऑटोमन जो है कैलिफेट, फॉरगिंग यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8वां है, हाउ डिड गांधीज मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। यहाँ पे बोला गया है जो गांधी हाउ डिड गांधीज जो मूवमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के इंडिपेंडेंस में। तो मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन, सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया प्लेड जो है
जो भी इन्होंने मूवमेंट किए ना आपको वो बता देने, इनकी ये जो है मदद करते हैं जिनसे भारत की जो है आज़ादी मतलब थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करते ही करते, ठीक है, आज़ादी में। तो ये आप लिख सकते हैं 8वां क्वेश्चन का आंसर था। एंड कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एंड ये आपके 8 क्वेश्चन थे। इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी देखे एंड वन वर्ड या वन लाइनर क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, जिनके आपके आंसर देने थे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा। डेटाबेस रहता है ये वाला पैसेज, तो ये थोड़ा करना आपके लिए ईज़ी रहेगा। इसके अंदर नाम एंड डेट दे दिया जाता है। एंड एक बार आपको नज़र मार लेना है। एंड एक चीज़ और मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, शुरू में ही बता देना चाहिए था कि पैसेज जो आप स्टार्ट करते हैं यानी सेक्शन ए आप करते हैं, उसको आप मर्ज़ी है आपकी, आप पहले भी कर सकते हैं अगर आपको आता है पूरी तरह से, वरना आप पहले बी या सी में से किसी एक को करें पहले, ठीक है? मतलब इन दोनों को करने के बाद ही सेक्शन ए पे आए, वरना आपका पूरा टाइम ये ले जाएगा, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो, ठीक है? बाकी आपके आंसर मिल रहे तो आप लिख सकते हैं, बाकी इसको आप लास्ट में करेंगे वही अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 घंटे में से ये करीब आधा जो समय है आपका, यानी 1.5 घंटा करीब यही ले जाता है। तो इससे पहले आप जो है सेक्शन बी या सी को अटेम्प्ट करें, फिर इसके लास्ट में इसको अटेम्प्ट करें। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये भी 8 मार्क्स का ही रहता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन्स रहेंगे। एक तो आपको नोट मेकिंग तैयार करनी पड़ेगी एंड दूसरा जो है आपको समरी तैयार करना पड़ेगा। एंड ये 2 तरह के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। एक बार जो है इसको आप हल्के से देख लें। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ पहले। यहाँ पे आएँगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, आपको नोट्स बनाने हैं ऊपर के पैसेज को देखकर। एंड दूसरा जो है राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड। 50 वर्ड के अंदर समरी लिखनी है। तो अगर हम देखें इस पैसेज के अगर मेन थीम देखिए है क्या? दिल्ली, दिल्ली के बारे में है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया ग्रेपल्स विद अ सर्वर एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। यहाँ पे अगर हम देखें विंटर मंथ जो है पॉल्यूशन इज प्राइमरली, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉल्यूशन के ऊपर है दिल्ली के अंदर। एंड दिल्ली की पॉल्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि एयर क्वालिटी कैसी है इसकी, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे इसे आप पढ़ सकते हैं। एंड आइए हम आते हैं अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ। दिल्ली पॉपुलेशन आप कुछ इस तरह से बना देंगे हेडिंग, ठीक है? फिर उसके बाद नोट्स तैयार करेंगे। जो है यहाँ पे जैसे बोला गया है, अगर हम देखें तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे बताया होगा कि रीजंस क्या-क्या है। जैसे द पॉल्यूशन इज प्राइमरली एट्रिब्यूट द, ये आपके क्वेश्चंस जो है बताए हुए कि किस तरह से जो है क्या रीजन है जिसकी वजह वजह से दिल्ली के अंदर जो है पॉल्यूशन होता है। फिर आप बता देंगे कि इसके जो है हमारे जो हेल्थ है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखेंगे इन्होंने हेल्थ के ऊपर जो है क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके ये बताया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको बोली है कि जहाँ अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है कि नोट मेकिंग करते कैसे, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो एक जो है सब हेडिंग तो आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद ना आए आपको, तो जहाँ आपको कोमा दिखे, जैसे आपने ये सब हेडिंग्स इनमें से उठाई है एंड इसमें से आपको क्या करना है, जहाँ कोमा दिखे वहाँ तक आपको लिख देना है। जैसे यहाँ तक कोमा दिख रहा है, फिर आप जो है यहाँ तक लिख सकते हैं दूसरा, जैसे एक सब हेडिंग बना दिया आपने, पहला करके आपको ये लिख देना है ये वाली लाइन, फिर दूसरा आपको ये जो कोमा है इसके बाद का कोमा ये यहाँ तक लिख देना है, दूसरा हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो है दूसरा करने के बाद तीसरा भी जो है कुछ इस तरह से अगर आपको कोमा दिखता है तो इधर तक आप लिख सकते हैं। एंड इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है? तो कोमा आपको देख लेना है, कोमा जहाँ-जहाँ मिले एक तरीका ये करने का आप कर सकते हैं। एंड आगे आप देखेंगे इसमें बनाया कैसा है, तो यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन जैसे बताया हुआ है, जो है ये इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड दूसरा हेल्थ जो है, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अगर आगे देखें तो उपाय बताए हुए इन्होंने, गवर्नमेंट के जो उपाय है, ये आप बता सकते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इसके लिए किया क्या-क्या है, इस पैसेज में आपको मिल जाएगा। जैसे इन्होंने बताया होगा, यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है, तो यहाँ पे कोमा आपको दिख जाएगा, जैसे ये हो जाएगा इसकी, ठीक है? ये हो जाएगा, आप कर सकते हैं। तो ये आप कोमा जो-जो मिल रहा है इसको आप पॉइंट में लिख देंगे एंड हेडिंग्स बना देंगे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो भी इसके लिए कार्य है। एंड इसके बाद आएँगे 4th वाले पे, 4th लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या बताया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जाएँगे पैसेज के अंदर एंड पैसेज के अंदर देखेंगे यहाँ पे बताया हुआ लॉन्ग टर्म जो है कैसे रखा जा सकता है, ठीक है? पॉल्यूशन को दूर, तो ये कुछ इस तरह से इस वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है। एंड इस तरह से ये आपका नोट मेकिंग तैयार हो जाएगा। इसके अंदर एक और चीज़ आएगी वो है एब्रिविएशंस। ये आपको कुछ इस तरह से यूज़ करने होंगे। आपको 4 तो यूज़ करने ही है कम से कम, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 यूज़ करना। जैसे वीई क्या है, तो वैक्यूलर जो है एमिशंस ये आपका बताया हुआ है। आई आईए क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आ गया है। तो शॉर्ट फॉर्म जो आपको यूज़ करेंगे आप इसके अंदर,
इसके अंदर आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप बता देंगे बस, इसको यूज करना है, फिर उसमें बताना है कि आपने क्या क्या यूज किया। तो ऐसे 4-5 आपको यूज करने होंगे नोट मेकिंग के अंदर, फिर उसको आप बताएंगे। एंड दूसरा जो रहता है इसी का पार्ट, वो रहता है समरी का। आपने जो दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर पूरा पैराग्राफ देखा, पैसेज देखा, उसको आपको 50 वर्ड के अंदर यहाँ पे लिखना होता है। तो 50 वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं दिल्ली जो है पॉल्यूशन क्राइसिस स्टेम्स जो है बताया हुआ कि किस किस तरह से हो सकता है, कैसे उपाय कर सकते हैं जो है, और दुनिया को क्या करना चाहिए इसके लिए। दुनिया की प्रॉब्लम है, पूरे दिल्ली को की ही प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड दिल्ली के द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है। तो ये आपका कुछ इस तरह से ये समरी हो जाएगा 50 वर्ड का, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं इसे, एंड ये आपका पूरा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल एंड ग्रामर से। एंड यहाँ पे 4th क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाएगा, जैसे पूछा हुआ है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड ये 3 नंबर का पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया है द बर्ड्स, एंड यहाँ पे बॉक्स दे दिया गया है खाली, एंड यहाँ पे बोला गया ब्यूटीफुली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे बोला है। तो ये इसमें क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका saying वी विजिट आवर जो है ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो यहाँ पे आ जाएगा विजिटेड, आ जाएगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एंड यहाँ पे सी जो है इक्वालिटी ड्यूरिंग द जो है प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बोला गया प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बोला गया स्पोक, आ जाएगा SPOKE स्पीक का। तो ये आपका कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना होगा, हर बार अलग ही अलग आएगा एग्जाम में, तो कोई फायदा नहीं है इसको रट्टा मार के, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ। ये 5वें की तरफ आएंगे तो रीअरेंज वाला क्वेश्चन आपका आएगा, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिए रहेंगे आपके सेंटेंस, आपको रीअरेंज करके आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल के लिए अगर हम एक को देखें, मैं आपको एक करा के दिखा देता हूँ। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स पैरास टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वन, ये आपका आ जाएगा पहला, ठीक है, वन आपका पहला आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा सेकंड आपका विंटर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा तीसरा मॉर्निंग। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा फिर इसके बाद 5वां जो है वो बॉय आ जाएगा। छठी की बात करें तो छठा आपका ये वेंट आ जाएगा। 7वां जो आ जाएगा आपका यहाँ पे फोर आ जाएगा, एंड लास्ट में हंटिंग आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा वन विंटर मॉर्निंग अ बॉय वेंट फॉर हंटिंग। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। तो ए आपका हो गया कुछ इस तरह से, ऐसे आपको बी भी करना होगा, जैसे टीचर्स गाइड क्वेश्चंस फॉर बाय जो है क्रिटिकल थिंकिंग फायर्स। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चंस जो आपका दिया हुआ है, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ कैसे करना है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहा गया है, जैसे अगर देखिए यहाँ पे पहला जो निकल कर आ जाएगा आपका क्वेश्चंस आ जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है पार्क जो है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्रिटिकल थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो इसके बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग फायर्स है, ये आपका फोर्थ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका आ जाएगा गाइड, ये आपका फिफ्थ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपका बाय है ये सिक्स पे, एंड लास्ट आपका टीचर्स आ जाएगा 7वें पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका क्वेश्चंस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग फायर गाइड बाय टीचर्स। तो ये आपका कुछ इस तरह से बी बन जाएगा। फिर इसके बाद सी को देखिए आप, स्पीसीज व्हेन इज बैलेंस लॉस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड इज एज जो है रिमोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका पढ़ सकते हैं। एंड इस सभी के आंसर्स मैंने नीचे भी बताए हुए हैं। एंड इनमें से किसी आपको 4 को ही करना है, ठीक है, पांचों नहीं करने, किसी 4 को आपको करके बताना है। एंड यहाँ पे आंसर्स आप देख सकते हैं, इन सभी के आंसर्स भी दिए हुए। मैंने आपको 2 करके दिखा दिया है, बाकी आप जो है तीसरा जैसे सी, डी, ई आप खुद करके देखें, फिर मैच करना है आपको कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, पेपर में अलग आ सकता है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। वीडियो का अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आपने अभी तक कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जो हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए ही बनाया है जिन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं कर रखी होती है और लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो टोटल 6 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी हो गया। आप इन सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को और
बेहतर बना सकते हैं बच्चों। फिलहाल के लिए आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा इन सैम्पल पेपर्स के ऊपर, ठीक है। बाकी ऑफर्स वगैरह सारा यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। और सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सैम्पल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यू आर कृष्णा एंड राधा ऑफ C10 रोहिणी सेक्टर, आपका एड्रेस दिया हुआ है। एंड इसमें क्या दिया रहेगा छठे क्वेश्चन में, आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना होगा। टॉपिक क्या है आपका, प्रॉपर्टी फॉर सेल। इसके ऊपर आपने कई सारे देखे होंगे, ये रहता ही है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वहां पे एडवर्टीजमेंट लगा होता है, चिट लगी होती है, आप कई सारी दीवारों पे भी देखे होंगे, उसे ही एडवर्टीजमेंट कहते हैं। जो दीवारों पे या खंभों पे आपने लगे देखे होंगे, वो एडवर्टीजमेंट ही है, जिसके ऊपर आपको बताना है प्रॉपर्टी फॉर सेल है, यानी जो है प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। एंड उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहता है तो आप उसके अंदर लिखेंगे जैसे प्रॉपर्टी है कहाँ पर, कितना एरिया है, ठीक है, कितना बड़ा है, जगह कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें बताई होती है। उसके पास में क्या है, क्या क्या फैसिलिटी है, कितने रूम है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ 50 वर्ड में कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा। एंड यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ है डिटेल्स लाइक देना है आपको, लोकेशन, टाइप ऑफ एकोमोडेशन, कोस्ट एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस इंक्लूडिंग टेलीफोन नंबर्स etc। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसी के अंदर और में दिया रहेगा आपका यू वांट टू परचेज अ फ्लैट। यहाँ पे आप एक बेच रहा था और एक क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक खरीदने वाला है, ठीक है। आप चाहते एक फ्लैट को खरीदना, उसके बारे में आप बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द न्यूज पेपर गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी टू पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला प्रॉपर्टी फॉर सेल था, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। एंड जो फॉर सेल है आपको सेंटर में लिखना है यहाँ पे, फॉर सेल। एंड इसमें अगर हम देखें, इसमें लिखने के बाद अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ पे क्योंकि बेच रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल है यानी है, अगर आपको किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है, ऐसा आपको पोस्टर बनाना है। तो अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली जो है कंस्ट्रक्टेड, यानी अभी अभी बनाया गया हाउस है, जिसको जो कि एड्रेस दिया हुआ रोहिणी सेक्टर 10 का, कंप्राइजिंग 2 स्पेसियस बेडरूम जो है इसमें है, विद अटैच्ड बाथरूम है, अ लार्ज जो है ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम एंड अ लार्ज जो है मॉड्यूलर किचन है, ईस्ट फेसिंग लोकेट जो है लोकेटेड बताया हुआ है यहाँ पे, जो है नियर शॉपिंग प्लाजा। प्राइस यहाँ पे नेगोशिएबल बताया हुआ है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकती है, ठीक है, या कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये होता है, आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे चिट लगे हुए दीवारों पे या खंभों पे, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है। अपने प्रॉपर्टी डीलर के आसपास ही ज्यादातर देखे होंगे। तो ये रहता है, आपको तैयार करना होगा ऐसा एडवर्टीजमेंट। एंड दूसरा जो है, इसी के अंदर जो हमने क्वेश्चन देखा था, उसको क्या था, एक खरीदना था फ्लैट को। एंड यहाँ पे आप देखेंगे फॉर परचेस, यहाँ पे इसको आपको सेंटर में लिखना है, ठीक है, ये आपको लिख देना है फॉर परचेस। एंड इसके बाद आपको सेंटर में लिखने के बाद फॉर परचेस और DDA जो है एक फ्लैट इन नॉर्थ दिल्ली, सबसे पहले एड्रेस बता देंगे, फिर उसके बारे में बता देंगे हाउस के बारे में, 3 बेडरूम्स अटैच बाथ एंड ड्राइंग रूम, इसके बारे में भी वही बता देना है आपको, ठीक है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना होता है कि यहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं, वहां पे आप सेल कर रहे हैं, यही रहता है। बाकी ये आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। लास्ट में आपका जो भी आप है प्राइस के बारे में वो बता सकते हैं, कहाँ पे है, एड्रेस, फैसिलिटी क्या क्या है, नियर मार्केट उसके बारे में बता सकते हैं, मेट्रो स्टेशन वो बता सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट के लिए आप एड्रेस, अपना नाम और नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट करना होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। ये छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका दो तरह से दो आएगा, दो में से किसी एक को ही आपको करना है। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है डिजाइन एंड जो है इम्पैक्टफुल पोस्टर फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे। जो है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आपको जो है एक पोस्टर बनाना है। एंड यहाँ पे जो जो चीजें कही गई है, जैसे इनकॉर्पोरेटिंग एसेंशियल डिटेल्स सच एज अ थीम, डेट एंड जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द डे इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यूज जो है कंप्लीट, यहाँ पे यूज करने के लिए भी क्या क्या यूज करना है आपको, क्या क्या चीजें डालनी है, वो चीजें भी यहाँ पे बताई हुई है। बाकी ज्यादा चीजें नहीं बताई होती है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पेपर में, तो आपको सिर्फ वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे आपको जो है उसके ऊपर पोस्टर बना देना है 50 वर्ड में, ठीक है, ऐसा आएगा। एंड ये 3 नंबर का आएगा। एंड उसके ऊपर आपको बना देना है। इसी के अंदर और की तरफ आए
यहाँ पे लिखा हुआ यू आर श्याम एंड श्यामली ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल आगरा डिजाइन अ जो है कंपलिंग पोस्टर ऑफ नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर वर्ल्ड योगा डे। यहाँ पे वर्ल्ड योगा डे के ऊपर आपको पोस्टर बनाना है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाया भी था वर्ल्ड योगा डे। एंड यहाँ पे हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 2 पोस्टर आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर अगर पोस्टर देखें तो कुछ इस तरह से ये ध्यान रखना होता है कि ये बनाया कब जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे 7 अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी हो तारीख जैसे 2024 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की कुछ इस तरह से इमेज बताई हुई है। एंड यहाँ पे बेनिफिट्स क्या-क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी के, कीप हेल्थ जो हेल्दी यहाँ पे बताया हुआ है। डू एटलीस्ट जो है 30 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली यहाँ पे बताया हुआ है। क्या-क्या चीज़ें जो है कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। एंड किसके द्वारा जो ये छपवाया गया है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आपको ये बनाना होगा पोस्टर। एंड ये आपका हो जाएगा। आगे हम आए तो दूसरा जो आपसे पूछा गया था वर्ल्ड योगा डे, तो ये भी आप देख सकते हैं 21 जून 2024 डेट लिखी हुई है। कितने बजे से कितने बजे तक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे डिटेल्स दी होगी तो ठीक है, नहीं दी होगी तो आप जो है लिख सकते हैं अपने आप से कुछ लाइन, जैसे बताया हुआ कि कितने घंटे योगा करना चाहिए, योगा के क्या फ़ायदे, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। इस दिन मनाया जा रहा है, कहाँ पे मनाया जा रहा है, आप जॉइन कर सकते हैं वर्ल्ड योगा डे को। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड योगा डे के ऊपर जो है पोस्ट, ठीक है? ये आपको खुद से ही बनाना होगा। ज़्यादातर जो है आप जो है चित्र का ड्रॉ करके जो है दिखाएँ, वो आप सही रहेगा। वो जो है जो इंटरेस्टिंग बनाएगा पोस्टर को, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा पोस्टर के ऊपर क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड जो है रैपिड मेल्टिंग ऑफ जो है ग्लेशियर हैज़ बिकम द कंसर्न ऑफ एवरी नेशन। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सभी दुनिया के लिए जो है जो पिघल रहा है, उससे पूरी दुनिया के लिए क्या है एक समस्या बनी हुई है, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड ये आपको देना है स्पीच एंड मॉर्निंग असेंबली में। तो ये आपका कुछ इस तरह से स्पीच होगा, नीचे की तरफ आंसर है। मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इसी के अंदर 8वें में है यू आर स्टूडेंट वॉलंटियर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन एंड एलएम विंग ऑफ योर स्कूल इन्वॉल्व्ड इन अडल्ट लिटरेसी कैंपेन ईच वन टीच वन करके ये स्पीच दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जैसे ईच वन और टीच वन एंड ये आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। एंड ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, मैं क्योंकि इसको कई बार मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक सही में दुनिया का एक प्रॉब्लम बना हुआ है आज के समय। एंड ईच वन टीच वन करके भी जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं इसको कई बार आपको लेकर दिखा रहा हूँ। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। इसके अंदर स्पीच देनी होगी। स्पीच कैसे शुरू होती है? शुरुआत की जैसे होता है जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। अगर आपने देखा होगा स्कूल्स में अगर कोई बच्चा स्टेज पे जाके स्पीच देता है तो उससे पहले वो कुछ चीजें बोलता है जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थ टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक, बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या अपना नाम बता सकते हैं, फिर उसके बाद बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके बारे में आपको बताना है कि ग्लोबल जो है द ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक ऐसी समस्या बनी हुई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये तभी सोल्व होगा जब पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो देश है वो एक साथ मिलकर मिलकर काम करेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर। एंड ये इस तरह से हो जाएगा। लास्ट में थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट डे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी के अंदर और में था ईच वन टीच वन, तो इसमें भी आपको स्टार्टिंग में जैसे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थ टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई सुरेश शर्मा ऑफ 11th क्लास वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन अडल्ट लिटरेसी रेस, जो है अडल्ट लिटरेसी कैंपेन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड इस तरह से आपको लिखना है। एंड ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्पीच वाला। फिर इसके बाद 9वें क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये आपका डिबेट वाला रहता है जो कि यू आर एम्बर एम्बिका ऑफ 11th क्लास स्टडिंग एट स्टार इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी दिल्ली, राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड। टॉपिक है आपका पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, राइट जो है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको पॉकेट मनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर है। तो आप बता सकते हैं, आप इसके फेवर या अगेंस्ट किसी एक में आपको लिखना है, ठीक है? या तो फेवर में लिखे या तो इसके अगेंस्ट में लिखे, किसी एक में लिखना है। एंड इसी के अंदर और में दिया हुआ है आपको यू आर धीरज धीरज या धरना ऑफ 11th क्लास, राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स, इधर इन फेवर और अगेंस्ट में लिखना है। टॉपिक क्या है? मोबाइल फोन्स आर एसेंशियल फॉर स्कूल गोइंग, यानी क्या मोबाइल फोन जो है जरूरी है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, आपको बताना है। तो ये मोबाइल फोन्स वाला मैंने आपको पहले भी टॉपिक बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में।
एंड जो है पॉकेट मनी, ये दो टॉपिक है जिसके ऊपर डिबेट करना है आपको। एंड यहाँ पे दिया हुआ जैसे पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, अगर हम इसके फेवर में है, अगर आप फेवर में लिखना चाहते हैं तो फेवर में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ऑनरेबल ज्यूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई अमर या अंबिका विल प्रेजेंट माय व्यूज इन फेवर ऑफ द टॉपिक पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो पॉकेट मनी जो पैसा दिया जाता है बच्चों को, वो क्या सही है या दिया जाना चाहिए या नहीं, तो आप इसके फेवर में तो दिया जाना चाहिए। अब बता सकते हैं कि किस तरह से जो है फाइनेंशियल जो है पैसा देने से मतलब कुछ ना कुछ बीच में क्या पता प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे माता-पिता या पेरेंट्स तो होंगे नहीं, तो क्या पता बच्चों को कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उस समय वो उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। ये देना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में आप कह सकते हैं। एंड अगेंस्ट में भी कह सकते हैं नहीं देना चाहिए, वो इसके आ जाएगा। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला जो है आपका स्कूल गोइंग पॉकेट मनी का ही क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हमने डिस्कस किया अभी कि जो पॉकेट मनी है देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक तो इसके फेवर में है, नीचे आपको जो है इसके अगेंस्ट में मिल जाएगा कि नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर बोला गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड जो अथवे में क्वेश्चन था इसका आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर मैंने कई बार आपको करवाया है। इसका आंसर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, बाकी आप पहले की वीडियोस को देखेंगे सैंपल पेपर को, उसके अंदर इसके आंसर्स बताए हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इसका जो है पॉकेट मनी वाला कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, डिबेट। एंड इसके बाद आते हैं सेक्शन सी, यहाँ से आपका सेक्शन सी जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड ये आपकी किताब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे। इसके अंदर 10वें क्वेश्चन पे आए तो कुछ लाइनें कुछ इस तरह से आपको दे दी जाएगी पोएम्स की। एंड यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसका आपको आंसर देना होगा। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन दे बोथ पुट आउट ऑफ एन एम्प्टी एंड हैंड फॉर द अदर टू टू सीक। यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन कि पिता जो है यहाँ पे बोला गया क्या होता है जब जो है दोनों एक दूसरे के तलाश में खाली हाथ आगे जो है बढ़ाते हैं, आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए जैसे सन डजंट सीम इंटरेस्टेड, यानी जो बेटा होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, दिलचस्पी नहीं दिखाता। एफर्ट आर ऑलवेज इन वेन, यानी जो है एफर्ट जो है प्रयत्न सदैव जो है व्यर्थ होते हैं। यहाँ पे देखिए हम दे गेट सक्सेसफुल एंड दे नेवर गेट अ चांस टू स्पीक, ये आपके सामने ऑप्शन दिए है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक, अगर हम देखें तो एफर्ट आर ऑलवेज इन वेन, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, प्रयत्न जो है सदैव व्यर्थ होते हैं, इसका मतलब होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर अराइज, यहाँ पे बोला गया जो क्वेश्चन है बेटे को जो है गुस्सा कहाँ से उठता है, आपको बताना है कहाँ से आता है। आउट ऑफ जो है हिज सैडनेस से, आउट ऑफ हिज नेचर से, आउट ऑफ हिज फादर जो एटीट्यूड से, या हिज चाइल्डहुड मेमोरीज से, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका अगर हम आंसर देखें, अगर हम देखें तो हिज सैडनेस से, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इस पोएम को देखेंगे तो इसके अंदर जो है आपको हिंट मिल सकता है बट पूरा आंसर नहीं मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर दूसरे का आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिज सन, यानी जो है फादर जो है यानी पिता जो है अपने बेटे की माफ करने की जो है क्यों तैयार था, को क्यों तैयार था आपको बताना है। पिता जो है अपने बेटे को माफ करने के लिए क्यों तैयार था, व्हाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिज सन, तो यहाँ पे अगर हम देखें टू हेल्प हिज सन जो है सेटल डाउन, to let go of all the sorrow he had inside, to prove to be the bigger person and to teach his son a lesson of light, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड इसके आंसर्स की बात करें हम तो ये आपका आ जाएगा टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोस ही हैड इनसाइड, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अंदर जो मौजूद सभी दुख थे उसको दूर करने के लिए जो है उन्होंने ये किया। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एंड कुछ इस तरह से ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसमें भी आपको अथवा दिखेगा। एंड इसमें अथवा है ये, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेयर इज माय चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड वाला जो चैप्टर है उससे है जैसे नेम द पोएम एंड द पोट ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा ऑफ दिस लाइन, तो अब फोटोग्राफ बाय जो है शेरली टोल्सन, यहाँ पे बोला गया द लेबरनम टॉप बाय टेड हगिस, ठीक, चाइल्डहुड बाय मार्कस नथन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चाइल्डहुड चैप्टर है ये, मार्कस नथन जो है
उसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाट वाज द पोएट कम टू रियलाइज इन दिस स्टैंजा। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि जो इस जो कवि को क्या जो है बोध हुआ व्हेन जब रियलाइज किया इन दिस स्टैंजा। अगर हम देखें तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ए है अडल्ट्स आर नॉट दे सीम टू बी, हिज माइंड जो है प्रोड्यूस थ्रू थॉट्स that are his own and not someone else, that hell and heaven are जो है merely concept and do not exist in real world all of the above। तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग बोला जाता है और नर्क बोला जाता है, केवल जो है ये एक क्या है, सोच है, अवधारणाएं है, ये वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट हैज द पोर्ट लॉस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो पोर्ट ने क्या खोया है आपको बताना है। तो अगर हम देखें हेवन एंड हेल, ठीक है, हिज चाइल्डहुड, हिज माइंड या ट्रस्ट। अगर हम देखें तो बचपन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 10वें में 2 क्वेश्चंस रहेंगे 3-3 नंबर वाले, कुछ इस तरह से, एंड इसके किसी एक के आपको आंसर देने हैं। मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। यहाँ पे बोला गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे कुछ इस तरह से पैराग्राफ या पैसेज के लिए आप इसे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड, ये आपकी किताब से ही होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे पहला है व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो लेखक है, जो ऑथर है, उसने क्यों डिसाइड किया दुनिया भर यानी दुनिया की यात्रा करने का, दुनिया भर की यात्रा करने का। अगर हम देखें टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप, यानी अपने बच्चों को क्या है शिप के थ्रू जो है वो पूरी दिखाना चाहता था दुनिया को। टू डिस्कवर अ न्यू कंट्री एंड गिव इट हिज ओन नेम, यानी एक नई कंट्री को ढूंढना और उसको अपना नाम देना। टू डुप्लीकेट द वॉइस मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक। यहाँ पे जो बोला गया है तीसरा पॉइंट, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो है 200 साल पहले की गई जो यात्रा थी उसकी नकल करने के लिए इन्होंने किया। टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री, यानी ये वो दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते थे। ये आपका ऑप्शन है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो ये निकल कर आ जाएगा कैप्टन कुक को जो है वो कॉपी करना चाहते थे। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। टू डिस जो है डुप्लीकेट द वॉइस मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखें, द ऑथर हैड द टू जो है क्रूमैन टू, अगर देखें ऑथर जो है उसने हायर किए थे 2 क्रूमैन को, आपको बताना है किस लिए। हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स जो है राउस सीज एंड साउथर्न इंडियन ओशन, टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉइस, he wanted to spend some time with his family because he could no longer sail the ship। अगर इसकी क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे दो क्रू मैन थे उसको काम पर रखा था। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा हेल्प टैकल ऑन ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स राउस सीज द साउथर्न इंडियन ओशन, ऑप्शन ए इसका ठीक निकल कर आ जाएगा। दुनिया के सबसे जो है उग्र समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद करने के लिए इन्होंने 2 जो क्रूमैन थे उसको लिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। द ऑथर एक्सेप्टेड हिज जो है अप्रोचिंग डेथ बिकॉज, यहाँ पे अगर हम देखें लेखक अपने जो अपने अपनी निकट आती जो मृत्यु है उसको स्वीकार कर लेता है क्योंकि ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, ही हैड स्मेश्ड इन द व्हील इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, ही वॉज थ्रोन इन द सी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें ये इसका राइट आंसर, ये सारी चीज आएगा। ये सभी सोचते हैं, ये सारी घटनाएं जो ये सोचते हैं, तो इस कारण वो सोचते हैं कि वो जो है अपनी मृत्यु के निकट आ गए और वो अब नहीं रहेंगे। तो ये सब ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अंदर भी अथवा रहेगा आपका 11वें के अंदर, एंड इसके अंदर अथवे में दिया हुआ आप पैसेज पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज और कि मैं पैसेज में जा के आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, इसके आंसर बहुत कम होते चांसेस मिलने के, क्योंकि ये चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी हिंट मिल सकता है आपको, आप यहाँ पर जाकर जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे टू डुप्लीकेट द, आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे इसके आंसर कुछ कुछ दिए हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जैसे कि पहले क्वेश्चन का ही आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी के नहीं मिलते, कुछ मिल जाएंगे आपको, आप जाकर जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो है ये आपका अथवा है 11वें का ही।
एक्सेप्टेड हर जो है सोल्यूशन विद जो है रेजिग्नेशन मींस दैट द ग्रैंडमदर, यहाँ पे जो बोला गया है पहला क्वेश्चन कि जो है इस्तीफे के साथ अपना जो है एकांतवास स्वीकार किया, इसका मतलब है कि दादी क्या हो गई है, रिसाइन फ्रॉम हर सर्विस, रिजाइन फ्रॉम हर सर्विस, वाज लेफ्ट अलोन एट होम, टुक हर जो है लोनलेस जो है फैमिली एंड एक्सेप्टेड हर फेट, या एक्सेप्टेड हर जो है रेजिग्नेशन। अगर हम देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा, वह आपने क्या है अकेलेपन को शांति से स्वीकार किया और अपने भाग्य को उसने स्वीकार किया। ऑप्शन जो सी है टुक हर जो है लोन लाइन जो है लाइनेज, ये आपका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, व्हेन डिड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड जो है ग्रैंडसन ब्रेक कब होता है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए, व्हेन सी स्टार्टेड टू एक्सेप्ट हर जो है सॉल्यूशन, व्हेन सी स्पेंट ऑल हर टाइम जो है स्पाइनिंग द व्हील, एंड व्हेन द ऑथर वाज गिवन अ सेपरेट रूम, या व्हेन सी फेड ऑन द स्पैरो, तो उसको जब अकेले रहने के लिए जो ऑथर है उसको रूम दे दिया जाता है एक अकेला, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, जब उनकी जो है एक तरह से फ्रेंडशिप जो रहता है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। आगे हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर वाज व्हेन, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, सी स्पून हर व्हील, द स्पैरोज, द स्पैरोज सेट ऑन हर हेड एंड जो है शोल्डर्स, व्हेन द केप्ट जो है क्वाइट, व्हेन सी केप्ट क्वाइट, तो ये आपके सामने दिए हुए एंड इसमें से आपको बताने ऑप्शंस कौन से सही होंगे। अगर हम देखें दूसरा, जब वो चिड़िया स्पैरोस को जो है खाना खिलाती थी एंड जब उसके शोल्डर पे आके बैठती थी, तो ये इनको जो है बहुत अच्छा लगता था, तो हैप्पीएस्ट आवर कहते थे वो उसे। तो अगर हम देखें तो वो था आपका ऑप्शन जो बी है, बोथ सेकंड एंड थर्ड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। आगे हम आते अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ये इसका 8वें में था 11वें का, ये खत्म हो गया। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12वां क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है एंड इसमें भी पैसेज दे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स इन, यहाँ पे अगर हम देखें इन अ जो है स्टेबल, एट अ सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हॉर्स, इन अ बार्न ऑफ अ वाइनयार्ड, यहाँ पे नन ऑफ द अबव। अगर हम देखें इसके अंदर आपको मिलता है तो ठीक है आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसका आपको जो है आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कि वो जो है एक अंगूर इन अ बार्न ऑफ वाइनयार्ड, यहाँ पे अंगूर के जो बगीचा है उसके अंदर जो है छुपाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हु वाज द ओनर ऑफ द स्टार्टेड वाइनयार्ड, यहाँ पे देखिए अगर हम, तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो अंगूर का जो बगीचा था उसका मालिक कौन था आपसे पूछा गया है, तो ये अगर हम देखें जो है राइट, ये आपका दिया हुआ है, जैसे जो है सेत्वाजेन, मिस्टर जो है जोराब हो गया, अंकल क्रोस्ट्रेप या जॉन बायरो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, फेटवाजिन, ये इसके राइट आंसर है, ये इनके ऑनर थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेट मैन क्वेट योर हॉर्स हैज बीन जो है रिटर्न, हु सेड दिस लाइन, तो अगर हम देखें ये जो बोला गया चुप जो है यहाँ पे बोला गया है, यानी आपका जो घोड़ा लौटा दिया गया है, ये पंक्ति पंक्ति जो है किसने किया, तो मुराद आराम जो है जोराब या अंकल खोशरेव, ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया है एंड अंकल खोशरेव इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद, तो जो नरेटर है वो कैसे रिएक्ट करता है जब जो है जो मुराद है उसके पास घोड़े को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए द हॉर्स वॉज वंडरफुल टू लुक एट, ही स्मेल्ड वंडरफुल एंड his breathing was quite exciting, yet he did not believe that the horse and anything to do with Murad, since he couldn't not afraid it, ठीक है, अफोर्ड इट, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फोर्थ का एंड ये आपका हो जाएगा पहला वाला 12वें का मैसेज का आंसर। एंड आगे हम आते हैं, ये 4-4 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले नहीं है, आपको ध्यान रखना है 4-4 नंबर के, ये इससे पहले हमने 3-3 नंबर वाले किए। आगे की तरफ आएंगे, इसके अंदर भी और रहेगा एंड और में भी पूछा गया है एंड एंड्रयू वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा बर्थ वाला, वो आपका निकल कर आ जाएगा इसके अंदर। एंड आगे की तरफ चलते हम, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जैसे बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, हु इज इन दिस लाइन, कौन है यह इस लाइन में, जो सुशांत मदर सुशांत, ठीक है,
मिडवाइफ या नन ऑफ द अबव। अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा वो है सुजेन्स मदर। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्रयू एफर्ट्स टू यील्ड रिजल्ट। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, एंड्रयू के प्रयासों से जो है परिणाम आने में कितना समय लगा आपको बताना है। तो आधा घंटा लग गया, 20 मिनट लग गया, जो है 3 घंटे लग गया, या हाफ हाफ मिनट लगा। ये आपके सामने ऑप्शन है। अब पैसेज के अंदर जाएंगे तो इसका आंसर शायद आपको मिल जाए, बाकी आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आ जाएगा, कितना टाइम लग जाता है, तो वो आ जाएगा आपका आधा घंटा, हाफ एन आवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखें, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वर जो एंड सुजैन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। तो यहाँ पे 5 इयर्स, 12 इयर्स, 10 इयर्स या 20 इयर्स। ये आपके सामने जो है ऑप्शंस दिए हुए। अगर हम देखें क्वेश्चन जो पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद जो है जो और सुजैन को एक जो है बच्चा जो है वो मिला। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 इयर्स के बाद। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखें, व्हाई डिड अ सीवर ऑफ हॉरर पास ओवर एंड्रयू। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। व्हाई डिड अ सीवर ऑफ हॉरर पास ओवर एंड्रयू। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन एंड्रयू के ऊपर से भय की जो है कपकपी क्यों गुजरी, आपको बताना है। तो ये आपके सामने है। डॉक्टर एंड्रयूस जो है स्ट्रगल फॉर मोर देन एन आवर, मतलब 1 घंटे से ज्यादा तक वो क्या है जो है स्ट्रगल कर रहे थे, हाउ टू हेल्प द मदर सुजेंस मॉर्गन फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, बट व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न ही वाज लाइफलेस। यानी वो जिंदा, जब बच्चा पैदा हुआ वो लाइफलेस था। एज एंड्रयू गेज्ड एट द स्टिल बोर्न बेबी अ शिवर ऑफ हॉरर जो है पास्ट ओवर हिम। यानी जो है ये उसके मन में जो है भय जो है ये दिखा। तो ये इसका हो जाएगा। आगे हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 13वां है। 13वें के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से किसी 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ कैन यू इन्फर दैट द जो है फादर विशेस हिज सन टू रिमेन एट होम जो है विद हिम। ठीक है, यहाँ पे होम आएगा, होम विद हिम। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र उसके साथ घर पर रहे, कैसे कह सकते हैं आप, इसका आपको आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जो है वॉल्ट विटमैन पोएम, हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम्स, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ। ये आपका जो पोएम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा कि वॉल्ट विटमैन है उसकी कविता है, केंद्रीय विचार उसका क्या आपको बताना है। वर्षा अपने दावे में पृथ्वी की कविता हूँ को कैसे सही ठहराती है, तो ये क्वेश्चन है। तीसरा देखें, हाउ डिड प्रोफेसर गाइटोंडे टू मेक दैट जो है ट्रांजिशन फ्रॉम वन रियलिटी टू द अदर। तो अगर हम देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोफेसर गाइटोंडे होते हैं एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता में परिवर्तन कैसे किया वो आपको बताना है। एंड द आर्टिकल्स हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, गिव रीजन। यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है, लेखक का जो शीर्षक है सिल्क रोड रखा गया है, इसका आपको कारण देना है, रीजन देना है। तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए 4, इनमें से किसी 2 के आपको आंसर देने हैं। एंड आंसर आप देख सकते हैं, पहले का आंसर जैसे क्वेश्चन था आपका कि जो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो है पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र उसके साथ ही रहे, तो द फादर फाइंड्स द सन्स जो है इंटरेस्टेड। यहाँ पे इसका आंसर है आप ए का, जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका आंसर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बी क्वेश्चन की तरफ आए तो बी क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि वॉल्ट जो विटमैन की कविता है उसकी केंद्रीय विचार क्या है, आपको कुछ इस तरह से इसको बताना था। एंड इसमें साथ ही ये भी बताना है आपको कि वर्षा आने पर दावे में जो है पृथ्वी की कविता हूँ को कैसे ये सही ठहराती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कुछ इस तरह से इनके आंसर से बी का ये हो जाएगा आपका। आगे हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है थर्ड वाला सी, इसमें पूछा गया था कि प्रोफेसर जो गाइटोंडे था उसने वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता में जो है खुद को कैसे परिवर्तन किया, आपको बताना है। ये आप इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एंड डी वाले क्वेश्चन की बात करें तो डी आपका कुछ इस तरह से है, पूछा गया था जिसमें कि लेखक का जो शीर्षक है एक लेख का जिसका नाम है सिल्क रोड, उसको उसका कारण देना, आपको सही ठहराना है कि ये सही है। ठीक है, टाइटल सही है, तो ये इसका आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो है 13वां क्वेश्चन जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
इन 4 में से किसी 2 के ही आपको आंसर देने होंगे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है एंड इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से किसी एक को ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है डिस्क्राइब दिस लाइन, लाइन क्या दी हुई है, ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी वर द हॉलमार्क ऑफ द ट्राइब द टू बॉयज बिलोंग टू, जो है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे बताना है डू यू थिंक द बॉयज वर जो है राइट इन जो है रिटर्निंग द हॉर्स गिव रीजन। तो ये बात सही है कि वो लड़के जो है सही थे, उन्होंने अब घोड़ा लौटाया, क्योंकि जो उनका ट्राइब था वो पहचाना जाता था जो है अपनी एक खासियत के तौर पे। अगर जैसे वो उनको कहते हैं ना, सॉरी मैं वर्ड मुंह से निकल गया है, उसको बोलते हैं, एक मिनट, जो है उसकी जनजाति जो है ईमानदारी और विश्वास के लिए यहाँ प्रसिद्ध थी। तो ये आप बोल सकते हैं, इस वजह से उन्होंने, वो नहीं चाहते थे कि उनका जो एक वंश है उसका नाम खराब हो, ठीक है, या उसका जो ट्राइब है उसका नाम खराब हो, इसी वजह से वो घोड़ा लौटा देते हैं और ये सही था। इसी के अंदर और में पूछा जाता है आपसे, हाउ डज मिस्टर जो है फिट्जरलैंड प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ मिस्टर पियर्सन। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कि श्रीमती जो है फिट्जर गेराल्ड श्रीमती पियर्सन के परिवार से कैसे निपटने की योजना बनाती है, आपको बताना है। तो ये इसके आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ये इसका आंसर है जो अभी हमने देखा क्वेश्चन। एंड जो ये वाला क्वेश्चन था, डू यू थिंक द बॉयज वर जो है राइट टू, जब रिटर्न करते हैं घोड़ा तो क्या वो सही होता है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ आंसर। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो हाउ डज जो है ये वाला, इसका आंसर आपका जो है ये यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा इसका। आगे की तरफ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। 15वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंजिंग, यहाँ पे भी एक का ही आंसर देना है एंड ये 6 नंबर वाले होंगे। तो यहाँ पे बोला गया डिस्क्राइब द चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, यानी आर्कोलिस्ट होते हैं, उनका जो है समय के अनुसार जो है टाइम, यानी दृष्टिकोण का वर्णन करना है बदलते समय के साथ, जो है पुरातत्वविद बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट को, ठीक है। पुरातत्वविद जो हिस्ट्री के बारे में करते हैं, हिस्ट्री के यानी इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो बदलते आपको समय में उसके बारे में बताना है कि उनका दृष्टिकोण कैसे बदला है, उसके बारे में बताना है। एंड और में दिया हुआ आपका द नरेटर इन द ट्रेवलर सिल्क रोड रियलाइज दैट ही that that the snow was both dangerous as well as beautiful, यानी आपको बताना है कि जो बर्फ होता है, आप सभी सोचते होंगे कि बर्फ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये खूबसूरत तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, ये खतरनाक भी होता है। तो ये आपको बताना है स्नो के बारे में। ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर आप देखेंगे। तो ये आपका जो डिस्क्राइब द चेंजिंग एटीट्यूड्स रहता है आर्कोलॉजिस्ट में, ये इसका आंसर यहाँ से है आपका, ये वाला आंसर है इसका। एंड इसकी बात करें हम, और की जो आपका और क्वेश्चन दिया हुआ है द नरेटर ट्रेवलर्स सिल्क रोड वाला जो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर यहाँ से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 15वें क्वेश्चन का, आप इससे देख सकते हैं। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसमें भी आप 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक ही आपको करना है। तो इट इज नॉट इजी टू लेफ्ट ऑफ पास्ट मेमोरीज एंड जो है पोसेशंस, डू यू एग्री, जो है व्हाई एंड व्हाई नॉट, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन है आपका अतीत की जो है, अतीत की यादों और कब्जे को छोड़ना, जो है अतीत की जो याद रहती है उसको छोड़ना आसान नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत है। तो ये सही है, उसको छोड़ना भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन आप, आपकी राय है, आप इसमें बता सकते हैं, आपकी थिंकिंग आएगी इसके अंदर क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे ये लाइन्स यूज की गई, जैसे पास्ट वेदर गुड बैड, यानी पास्ट जो है अच्छा बुरा हो सकता है एंड उससे जो है उसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, ये सारी चीजें बताई हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। एंड अगले क्वेश्चन जो है, you will probably agree that the story the summer of the beautiful white horse does not have breathless adventure and exciting action, then what in your opinion make it interesting। तो यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द नरेटेड दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्टोरी के बारे में। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपली इसमें ये पूछा गया था कि आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल जो व्हाइट हाउस है, उसमें रोमांच और कार्रवाई नहीं है, मतलब बहुत सारी रोमांचक चीजें नहीं है। तो फिर आपकी राय में इसमें दिलचस्पी हमें क्या चीज बनाती है,
तो इसके अंदर किस तरह से वो घोड़ा जो है चोरी कर लेता है, फिर उसके बाद वो उसको लौटा देता है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर बता सकते हैं। एंड ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, एंड ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा पेपर। ये हमने छठा पेपर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिख जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का यहाँ पे बॉक्स दिखेगा नीचे की तरफ, उस पर क्लिक करना है एंड बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं।